उदय जी ही इस पार्टी के नेशनल अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। हम बिहार की जनता के विकास के लिए एक नए विचार को लेकर आए हैं। मन साफ है, नियत क्लियर है, जहां काम होता है वहां चले जाते हैं। ये प्रशांत जी का बनाया हुआ पार्टी नहीं है, ये उदय सिंह का या किसी का भी बनाया हुआ पार्टी नहीं। ये बिहार की जनता के मांग पर ये पार्टी बनी है। ये दिखाता है और हमारी बात को पुख्ता करता है कि नीतीश कुमार इस सरकार को नहीं चला रहे, क्योंकि नीतीश जी का पूरा इतिहास देख लीजिए तो ये कोई नेता का डर नहीं है, ये दरबारियों का और अधिकारियों का डर है। और मुझे लगता है कि ये बिहार के लिए ठीक नहीं है। और हमारे विचार को हमारे लोगों के बीच में पहुंचने तक जो भी रुकावटें सामने आएंगी, चाहे वो बीजेपी के रूप में हो या जेडीयू के रूप में हो या आरजेडी के रूप में हो, हम एक एक जन स्वराजी ये संकल्प लेते हैं कि हम उनसे टकराएंगे और बिहार की जनता तक अपनी सोच और अपनी बात पहुंचाएंगे। बहुत धन्यवाद मान भाई। मेरे बगल बैठे बिहार प्रदेश जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष श्री मनोज भारती जी, इस मंच पर बैठे श्री आरसीपी सिंह जी, श्री वाईडी गिरी जी, मेरे अन्य सभी साथी और मेरे बाईं ओर बैठे जन स्वराज पार्टी का जिनको सूत्रधार कहा जाता है श्री प्रशांत किशोर जी। इससे पहले कि मैं आगे की बात करूं, मैं थोड़े अतीत की बात कर लूं। मैं बहुत दिनों से राजनीति में हूं। 1977 में जब मां राजनीति में आई थी, मैं बहुत बच्चा था, लेकिन मैं उस समय से राजनीति में हूं। बहुत लोगों से मेरा ये सौभाग्य रहा कि उनसे मेरा परिचय हुआ, मैंने उनको देखा, मैंने उनको जाना। लेकिन मैं पूरी ईमानदारी के साथ ये कह सकता हूं कि जो चिंता मैंने प्रशांत जी में देखी बिहार के प्रति, उसका वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं होगा। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति जिसको दुनिया की हर वो ख्याति, हर वो सुख प्राप्त हो, जो अपनी बची हुई जिंदगी जो लंबी हो ईश्वर की कृपा से ऐशो आराम में गुजार सकता था, उसने हम लोगों के साथ बैठकर इस कल्पना को बनाने में लग गए कि बिहार में कैसे एक परिवर्तन हो सकता है बिहार के भलाई के लिए। हम लोग कुछ ही साथी थे और वार्ता से बात निकली कि हम बिहार में एक अभियान चलाएं। अभियान की जब बात आई तो मैं थोड़ा सा सहम सा गया था, क्योंकि उम्र को ख्याल ध्यान में रखते हुए मेरे लिए संभव नहीं था कि जो कल्पना की जा रही थी वो मैं करूं। लेकिन प्रशांत जी आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि यह काम हम करेंगे। यकीन मानिए, हम लोगों को भी उस समय में इतना यकीन नहीं था कि क्या एक व्यक्ति इस तरह से कर सकते हैं। उन्होंने जो किया है सबके सामने है, उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक तारीख कायम की है। भविष्य में जहां जन स्वराज पार्टी पहुंचेगी वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो वर्तमान में हमने होते हुए देखा है उसको एहसास कर लेना, उसको ग्रहण कर लेना, ये अपने आप में एक हम लोगों के लिए सौभाग्य है। कल शाम को जब हम बैठे हुए थे प्रशांत जी के साथ, तो मैंने देखा कि अपने पंजरे को बार बार ऐसे कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ, आपको कोई तकलीफ है इसमें? तो इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, अभी कुछ दिन पहले मेरा पंजरा टूट गया था। मैंने कहा क्या? तो हाँ, पंजरा टूट गया था। मैंने कहा आपको ये भी नहीं उचित लगा कि हम लोगों को आप बता देते कि आपके पंजरा में ये निकाले? मैंने वो सीटी स्कैन करा लिया था ना, आप पूछ लीजिए ना, 5 दिन कहीं नहीं निकले थे, तो ये अब आराम है, थोड़ी राहत है। मैं कहा कैसे हो गया ये? उन्होंने कहा भाई गाड़ी से लटक के हम
लोगों का अभिवादन कर रहे थे तो किसी ने दरवाजा दबा दिया तो इनका पलड़ा टूट गया। अब कल अगर मुझे पता होता कि इनके साथ ऐसा हुआ है तो कल ये जहां गए थे वहां मैं इनको जाने ही नहीं देता, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये मुझसे छोटे हैं तो मैं बड़े होने का अख्तियार भी कभी कभी इस्तेमाल कर लेता और कल कर लेता कि अगर ये मुझे पता होता कि इनको चोट है तो मैं नहीं जाने देता। तो इनकी संकल्प, इनकी दृढ़ता आप लोगों को नजर आएगा। जिस तरह के लोगों को प्रशांत जी की मेहनत ने जन स्वराज अभियान के साथ जोड़ने का काम किया है, मैं नहीं कहूंगा कि प्रशांत जी ने उनको जोड़ा है। जन स्वराज अभियान जिस मकसद को लेकर चला उसने बिहार के लोगों के दिलों में, दिमाग में एक जगह बनाई और हम जितने यहां बैठे हैं हम उसी समाज के हिस्सा हैं। हमारी सोच, हमारी चाहत वहीं से पैदा होती है। हम सारे लोग जुड़े हैं क्योंकि जन स्वराज अभियान ने जो अपनी विचारों को लोगों के बीच में रखा उससे लोगों में आकर्षण पैदा हुआ। और फख्र के साथ ये भी कह सकता हूं कि हाल फिलहाल में बीते कुछ दशकों में शायद ये पहली पार्टी है, जन स्वराज पार्टी, जिसकी रूपरेखा एक पार्टी की तरह नहीं देखी गई थी। ये प्रशांत जी का बनाया हुआ पार्टी नहीं है, ये उदय सिंह का और किसी का भी बनाया हुआ पार्टी नहीं। ये बिहार की जनता के मांग पर यह पार्टी बनी है। जन स्वराज अभियान जब अपने चरम पे पहुंचा तो लोगों ने पूछना शुरू किया कि ठीक है, आपकी बात हमें समझ आती है, लेकिन कैसे, इसका कौन सा प्लेटफॉर्म होगा। और इसलिए 2 अक्टूबर पिछले साल प्रशांत जी ने घोषणा किया कि जन स्वराज अभियान तो चलता रहेगा लेकिन जन स्वराज पार्टी भी चलेगी, जो एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म बिहार के लोगों को देगा। मैं काफी दूर तक आपको इतिहास में ले गया। भविष्य में, और मैं खास करके ये अपने प्रेस के हमारे जितने साथी हैं उनके लिए कहना चाहता हूं, प्रशांत जी, मनोज भारती जी, आरसीपी सिंह जी, वाईडी गिरी जी, उदय सिंह जी, बाकी हमारे सब साथी, हम बिहार में किसी से लड़ने नहीं आए, हमें किसी से लड़ाई नहीं है। इसको हम लोग गलत तरीके से ना पेश करें कि हम जदयू से लड़ेंगे, हम आरजेडी से लड़ेंगे, हम बीजेपी से लड़ेंगे, हम किसी से नहीं लड़ेंगे। हम बिहार की जनता के विकास के लिए एक नए विचार को लेकर आए हैं और हमारे विचार को हमारे लोगों के बीच में पहुंचने तक जो भी रुकावटें सामने आएंगी, चाहे वो बीजेपी के रूप में हो या जेडीयू के रूप में हो या आरजेडी के रूप में हो, हम एक एक जन स्वराजी ये संकल्प लेते हैं कि हम उनसे टकराएंगे और बिहार की जनता तक अपनी सोच और अपनी बात पहुंचाएंगे। अंतोगत्वा फैसला करना मालिकों के हाथ में है और बिहार के मालिक बिहार की जनता है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से हम लोगों के बीच में रोज पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें कामयाबी भी हमें मिल रही है कि चुनाव आते आते बिहार में यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस बार बिहार के लोग रोटी पलटने की जो नीति आज 35 सालों से चल रही है, कभी ये कभी वो खत्म होगा और बिहार की जनता अपने लिए एक ऐसे लोगों को चुनकर अपने लिए सरकार बनाएगी जो जन स्वराज ने जो दृश्य दिखलाया है उसको बिहार की जनता खुद ब खुद साकार करेगी। मैं सर झुकाकर पूरी वफादारी से जो जिम्मेदारी मुझ पे सौंपी गई है
मैं प्रयास करूंगा कि मैं मनोज भारती जी, उनके साथियों को, आरसीपी साहब को और जो लोग हैं उन लोगों को निराश न करूं और कोशिश करूंगा कि जो भी मेरे बारे में कही गई है बातें, उसको मैं जमीन पर उतार कर जन स्वराज को मजबूती प्रदान करने में सहयोग करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी प्रश्न हो आरसीपी साहब से पूछें, अगर जरूरत हो तो मुझसे भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जब नीतीश बाबू अपने पूरे उसमें थे तो कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम को उन्होंने कभी नहीं रोका। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 2006 में माले, आप जानते हैं, उनकी एक रैली पटना के गांधी मैदान में उन्होंने आयोजित किया था। उस समय के जो चीफ सेक्रेटरी साहब थे, जीएस कम साहब, उन्होंने आकर के कहा मुख्यमंत्री जी से, साहब ये रैली हम लोग नहीं होने देंगे, ये लोग आएंगे पता नहीं कहां कहां तोड़ फाड़ करेंगे, क्या क्या करेंगे, ये रैली नहीं हम लोग होने देंगे। देखिए नीतीश बाबू उसमें, हम भी थे, हमसे बोले कि बताइए साहब, ये लोग कह रहे रैली नहीं होने दे, हम लोग आए इसे यहाँ कैसे हैं? अगर हम संघर्ष नहीं किए होते, हम रैली नहीं किए होते, हम मीटिंग नहीं किए होते, तो आज हम यहाँ थोड़े होते। उन्होंने हमसे कहा कि आप पंत साहब को कहिए कि रैली तो होगी ही, गर्मी का दिन है तो टैंकर पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए कि जो लोग रैली में आए उनको पेयजल की सुविधा उपलब्ध। ये था नीतीश बाबू की सोच उस समय। तो आज जो प्रशांत जी बोल रहे हैं, तो कई बार मैंने भी कहा कि भैया उनका नियंत्रण में कुछ नहीं। आप ही को आएगा। ऐसा सरकार चलाने का हमसे ज्यादा अनुभव आरसीपी साहब को है, तो इन्हीं से आप लोग नाम खोलवाइए कि कौन कौन लोग चला रहा है। देखिए एक बात बताएं, यहाँ सरकार कोई चला नहीं रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार चल भी नहीं रही है, ये भी महत्वपूर्ण है। हाँ, जिनके बारे में हम कहते हैं कि अवैध कब्जा कर लिए हैं, कल प्रशांत जी कुछ कह रहे थे, अपनी अपनी लोग रोटी सेक रहे हैं, जो न तो उनके हित में है, न बिहार के हित में है, और न नीतीश बाबू के हित में। देखिए जब इस प्रकार की बंदिशें होंगी तो लोकतंत्र, आखिर बिहार की क्या पहचान है? वैशाली गणतंत्र की धरती था, क्या लोग बाहर बोलेगा कि राहुल गांधी दरभंगा नहीं जा सकते, प्रशांत जी कल्याण भी नहीं जा सकते? तो ये जो चीज है ना, ये अच्छा नहीं। अरे नाम आप हमसे ज्यादा जानते हैं। लगातार आपके साथ चाहे गांधी मैदान में अनशन हो या आपके आपका जो कार्यक्रम है, लगातार आप अनशन किए, गांधी मैदान में अनशन नहीं करने दिया गया। आप रैली किए, वहाँ रैली में आपके आदमी को रोका गया, अभी कल्याण बिघा नहीं जाने दिया गया। इस परिस्थिति में आपका रणनीति आगे क्या हो? लगातार आपको टारगेट किया। देखिए बहुत मैं बोलने वाला था, हाँ, ये बहुत बड़ी चुनौती पहली बार बिहार में जो राजनीतिक संस्कृति रही है, इस प्रकार पहले कभी नहीं होता था। और ये जैसे जैसे चुनाव आएगा, जिन लोगों को लगता है कि इस प्रकार की गतिविधि कर करके हम जो भी दल अपनी यहाँ साख बढ़ा रहे हैं, जिनकी क्षमता बढ़ा रहे हैं, उसको रोक पाएंगे तो संभव नहीं। देखिए कल रोक तो लिया, पूरे बिहार में मैसेज क्या गया, आप दरभंगा में रोक तो लिए, पूरे देश में मैसेज क्या गया, ये तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा। और हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हुए, यहाँ कोई जो है नौसिखिया नहीं है, और हम लोग भी प्रशासन के एक नट बोल्ट को जानते हैं, और जितने पदाधिकारी हैं उनको हम भी जानते हैं, हमको भी जानते हैं, ऊपर शांतो जी को जानते हैं, समझे ना। और जितने नेता है ना, नाम हम नहीं ले रहे, उनको भी पता है। तो मेरा तो इतना ही उन लोगों को सलाह होगा, अनुरोध हम क्यों करेंगे उनसे कि भाई अपना काम जिस तरह से नीतीश बाबू करते थे, कम से कम जब आपकी अंतिम इनिंग चल रही है तो उसमें तो कायम रखिए। आगे तो आपका सब जानते क्या होगा। 2020 चुनाव में जिस तरीके से हुआ, क्या लगता है 25 में भी उसी तरह के हालात होंगे?
चुनाव आयोग से आप लोग इसका शिकायत करेंगे। और बीच में आप नीतीश जी के साथ थे, तो क्या नाम बताना चाहेंगे कि किस तरीके का दबाव उस समय अधिकारियों पर डाला गया था सीएम हाउस से? किसी अधिकारी पर कोई दबाव नहीं डाला गया था, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि अगर वो लोग किसी अधिकारी पर दबाव डालना चाहेंगे तो हम लोग भी सब अधिकारी ही हैं। ये सब अब यहाँ चलने वाला नहीं। सर जन स्वराज का हमेशा पलायन का मुद्दा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने पिछले कुछ दिनों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में वहाँ पे दर्जा दिया था। लेकिन उसके बाद राज ठाकरे का बयान आता है कि हिंदी है हम, हिंदू है हम, लेकिन हिंदी हमें स्वीकार नहीं। उसके बाद उनके राज ठाकरे के गुंडे महाराष्ट्र में जो भी वहाँ मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको पीटते हैं। आखिर सियासत के लिए कब तक मजदूरों को पीटा जाएगा? उसका तो एक ही उपाय है कि जब बिहार जो आज मजदूरों की मंडी बना हुआ, जब यहाँ रोजगार के अवसर पैदा होंगे, हमारे कल कारखाने लगेंगे, जितने हमारे यहाँ पर खनिज संपदा है उनका दोहन होगा, जितने हमारे जो एग्रीकल्चर के हमारी संपदा है उसका दोहन होगा, और यहाँ जब निवेश निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा, तो हमारे लोग नहीं जाएंगे। और इसीलिए आप देखते हैं कि क्या लक्ष्य है जनसुराज का। सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है हमारा कि भाई हमारे लोगों को जो रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, हम यहाँ वैसे अवसर पैदा कर दें कि लोगों को बाहर नहीं जाना। सर बिहार में आप जब नीतीश कुमार के साथ में थे, शराबबंदी की गई थी, अब आप प्रशांत किशोर जी के साथ में चालू हो जाएगी। सुनिए, बड़ा बढ़िया आपने पूछा। जब मैं नीतीश बाबू के साथ था, आप याद करिए 2010 तक मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, वो लागू किए हैं 2016 में। आप पूछ लीजिएगा तो खैर उनको सब याद नहीं होगा। जब लागू किए थे मैंने कहा था कि आप लोग किनके चेले हैं? लोहिया जी। और लोहिया जी क्या कहते थे? खान पान पर कानून बनाना संभव नहीं है, और अगर कानून बना दिया तो उसको लागू करना उससे भी दुष्कर काम। आप जो पूरा शराबबंदी लागू कर रहे हैं, कौन लागू करेगा? हम ही बोले थे। और जब 2020 का चुनाव हुआ, हमको बुला के पूछे क्यों नहीं लोग वोट नहीं दिया, कुछ समाज का नाम लिए। हम कि अगले 7 जन्म में वोट आपको नहीं दिया। किसी के घर में बर्तन नहीं बचा, सबको तो तोड़वा दिया, 6 से 7 लाख लोग जेल में चले गए, आपको वोट देंगे? देखिए, आपको इस चीजों के बारे में हम आसपास के प्रदेश में कहीं कानून बना क्या? 30,000 करोड़ का राजस्व का लॉस तो ही। हम तो काम करते, हम तो नीतीश बाबू को बोले थे, आज भी मैं बोल रहा हूँ। कल गए थे कल्याण विभाग, प्रशांत जी पता करने कहिए कि कल्याण विभाग में क्या दारू नहीं पीता। हमारे गांव में, मैं तो गांव में रहता हूँ, पीता है लोग। जो आप समझिए सबका नुकसान है, किसी का भी जो कहते हैं वेरिंग सिचुएशन नहीं है। लंबी बात कही गई थी कि इतना हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। देखिए, आप मैंने बताया ना, फिर जिनके पद चिन्हों पर लोग चलने की बात करते हैं, लोहिया जी, उनका मैंने स्टेटमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद।